स्वागत है। तो आज हम मैनेजमेंट का करेंगे जैसा प्रॉमिस किया था। इसके पीडीएफ जो ये टेलीग्राम ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। अभी तो दो ही हैं, लेकिन जल्दी ही बन जाए और भी हो जाएगा। तो भाई लीक का भी आया है मामला, तो मन बहुत उदास हुआ यार। इतनी तैयारी करने के बाद भी सही से टुच्चे आदमी है कि ये कैसे गए इन्होंने। बस ये प्रॉमिस करा था आप तय मैनेजमेंट एथिक्स और डिसीजन मेकिंग की वीडियो बनाने के आतर वो मतलब बनाने के आतर जय धीरे काम लग रही हैं। लेकिन एथिक्स के पढ़ने का क्या फ़ायदा जब ऑर्गेनाइजेशन है इतनी भ्रष्ट है, जब ये इसी एजेंसियाँ तो दे रखी है उसका पहले का के ट्रैक रिकॉर्ड बेरा नहीं है इन्होंने। वो इस पे मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है वो पोस्टा में। उसमें सारी बात ये है कि उसने पहले भी एक मेडिकल कॉलेज का करवाया था, वो भी आखिर तय नहीं हुआ यार इनका। यार TCS सर वो रही उन्होंने दे वो ना देना था इसे पहले इसका वो तो देख लो, छोटे मोटे एग्जाम करवा के। CSIR में लगभग 10 से 11 लाख खाना भर रखे है शायद एग्जाम, जितना ही मैंने लग गया है। अरे फद्दू आदि में नहीं साथ दे रखे है। तो इसमें हमने तक कवर करना भाई क्या कर सकें। इतने पेपर दिए हुए हैं, इतने लीक हो जाए हैं, आदमी ने पूछा है यार तू तो पढ़ने वाला था तेरा क्यों ना आया। सो भाई साहब अपना काम कर रहे ऐड। और वे अंधभक्ति में पूरे वो उन्होंने कुछ नहीं दिखता और हमारे ऊपर वो उठाएंगे। तो भाई शुरू करे हैं ना, तुम भी स्किप कर जाओगे यार दिमाग का। देखो मैनेजमेंट के है ना 15 टॉपिक हैं, आप 15 चैप्टर मार्क्स को हम तो शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट हम एक ही वीडियो में करेंगे, लगभग 1 घंटे का अंग्या टॉपिक है जो टॉपिक के मतलब सब्जेक्ट है। अब देखो इसमें पहला प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल्स है, फिर जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन है दूसरा चैप्टर, तीसरा जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, चौथा जॉब चेंज, रिक्रूटमेंट, पांचवा कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, नेगोशिएशन, और 10वां है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेलीगेशन, वर्किंग एंड नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल, करियर एडवांसमेंट, प्रोक्योरमेंट, स्टोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। बहुत है ना, मतलब इन मतलब लगभग 4-5 तेईस है जो 1 मिनट के हैं, है ना। तो अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको और छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी। यहाँ पे कर देते हैं इसको। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या यहाँ पे ही कर देते हैं इसको थोड़ा छोटा। इसमें यही दिक्कत आती है इसमें हर बार। चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें पहला क्या है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो प्लानिंग, है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइज करना, एक सिस्टम में बिठाना। स्टाफिंग का मतलब है आप रिक्रूट करते हो स्टाफ, स्टाफ का मतलब आदमियों को रिक्रूट करना। फिर डायरेक्टिंग, आप डायरेक्शन देते हो, निर्देश देते हो, तो डायरेक्टिंग क्या है चौथा मतलब चौथा स्टेप होता है। पांचवा होता है कंट्रोलिंग, कि उसमें आप कंट्रोलिंग का मतलब है जो कमी आ रही है उसको देखो और फिर उस पर काम करो, समझ में आ गया, उसको ठीक करो। तो इतना कोई कुछ खास नहीं है इसमें, ये 500 चीज़ हैं। आप तब पूछ सका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ नहीं आती। पता है क्या है चीज़, जैसे क्वेश्चन आ रही है वे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन अगर उसके अंदर के आप फीलिंग को समझ गए या उसके मीनिंग या सेंस को समझ गए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कॉरपोरेट प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग, समझ में आ रहा है। देखो अब पता है क्या चीज़ है, जो मैं पढ़ाऊँगा पढ़ाऊँगा मैं छोटा चीज़, है ना। आप जैसे मैंने पढ़ा दिया एक, जैसे मैंने पढ़ा दिया आप तय 2, आपने ना जैसे मान लिया 216 है तो इसका फैक्टर आपने पता होना चाहिए 2 होता है, समझ में आ गया। इस तरह है ये चीज़ कि जैसे जो छोटी चीज़ पढ़ाऊँ ना उसका आप बड़ी चीज़ निकाल सको, इसी आपने सेंस बनानी है। और जो मैं बताऊँ ना वो आपने ध्यान रखना है, समझ में आ गई। तो देखो कॉरपोरेट प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। कॉरपोरेट प्लानिंग होती है कॉरपोरेट, देखो नाम तो आपने बेरा लाया है कि कोई बड़ी चीज़ होगी मतलब लॉन्ग टर्म, है ना।
फंक्शनल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, इसका अपोजिट मिलेगा ये, समझ में आ गया। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में कोई ऐसा थोड़ी ना है कोई नीचे दर्जे का आदमी कर देगा, उसमें के टॉप लेवल के आदमी होंगे जो उसमें, मान लिया को फाउंडर, सीईओ, फाउंडर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे करते हैं इस प्लानिंग को। और जबकि ये जो फंक्शनल प्लानिंग होगी इसको मिड और लोअर लेवल के जो आदमी होते हैं डिपार्टमेंट लेवल के, वो करते हैं। सो बिकॉज समझ आ गया कॉर्पोरेट प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग में। अब देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजी देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के बनाते हैं, समझ में आया। स्ट्रेटेजी जैसे हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो कोई एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है तो ये थोड़ी ना है जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं आज स्ट्रेटेजी बनाने लग रहा हूँ, उसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म नहीं लेते। मान लिया हमने 5 महीने या 6 महीने का लिया, फिर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, समझ में आ गया। तो ये वैसी है, स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। और टॉप लेवल के जो आदमी होते हैं जो क्या नाम है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं। जबकि जैसे टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्लानिंग होगी वो शॉर्ट टर्म की होती है। ऑपरेशनल का मतलब ये होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, टैक्टिकल का भी यही मतलब होता है जो छोटी मतलब शॉर्ट टर्म को दिखाता है ये। तो ऑपरेशन ये डे टू डे के लिए होती है, समझ में आ गया, टैक्टिकल या ऑपरेशनल प्लानिंग। अब देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में वो आती है जिसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो, है ना, जिस प्लानिंग में 1 से ज़्यादा साल का सोच रखी हो, समझ में आया। और शॉर्ट टर्म में जो 1 साल या उससे कम के हों तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म। सभी को समझ में आ गया होगा। तो जितना भी हमने इतना ही पढ़ा है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। रिएक्टिव का आपने सबने बेरा होगा। रिएक्टिव का मतलब कब हो यार, रिएक्ट कब करा रहे, जब कोई चीज़ एक्शन हो गया हो, है ना, या कोई चीज़ का क्रिया होगी हो, उसके बाद दादा हम एक्शन करा रहे हैं। तो आफ्टर एक्शन होने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, रिएक्टिव प्लानिंग। जैसे मर्डर करने के बाद पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं तो वो क्या होता है, रिएक्टिव। जबकि प्रोएक्टिव होता है बिफोर एक्शन। क्या होता है, बिफोर एक्शन। किसी व्यक्ति को पहले ही पकड़ लिया, उस पर संदेह था कि वो किसी का मर्डर कर सका है, ये देशद्रोही है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, समझ में आ गया। देशद्रोही का आज के टाइम पे वो नहीं है कि जो एक पार्टी को वो करता है, वो ज़्यादा हम उसमें चले गए, समझ में आ गई होगी सभी को। तो बिफोर एक्शन प्रोएक्टिव और आफ्टर एक्शन रिएक्टिव। अब फॉर्मल, इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल तो आपने जब भी पता लग गया होगा, जैसे फॉर्मल्स नहीं होते, समझ में आ गया। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब ऊपर से आदेश आवा, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऊपर से आदेश आवा। जैसे कंपनियों में होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होगी जो कई लाख लाख करोड़ की होगी, तो वहाँ पे जो उसके सीईओ होते हैं या और भी जो टॉप लेवल के जो होते हैं ऑफिसर्स, वे भेजते हैं, है ना, आदेश। तो वो जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है छोटे मोटे जो कंपनीज होगी या वो, या मान लिया दुकान होगी, समझ में आ गया, या कोई छोटा मोटा कोचिंग सेंटर हो गया, तो उसमें होता है वो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। क्या होती है, इनफॉर्मल प्लानिंग। मतलब उसमें ये नहीं है कि आप हर बार बॉस से पूछो क्या करना है, तो थोड़ा अपने आप भी करना होता है उसमें। जबकि फॉर्मल में आपको जो कहा गया है बस उतना ही करना है, समझ में आ गया। अब आ गया ऑर्गेनाइजिंग। क्या आ गया, ऑर्गेनाइजिंग। टू पुट और अरेंज थिंग्स लॉजिकल ऑर्डर में कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है, ऑर्गेनाइज करना मतलब एक ऑर्डर में लगाना कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हम प्राप्त कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग का सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे एक पूरी कंपनी है, उसमें हमने अलग अलग डिवीजन बना दिए, फिर डिवीजन में भी डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंट में भी सेक्शंस बना दिए। क्यों, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी अच्छे से चले उसके लिए कराइए, समझ में आ गया। कि जो एक डिपार्टमेंट है, एक डिवीज़न है, उसको एक समूह है जो आदमियों का, वो ही वो करा मतलब कंट्रोल करा। ये नहीं है कि मतलब एक तरह से भीड़ हो जाए, भीड़ का समझते होगे ना, जिसमें ना हाथ पैर ना और कुछ। तो ऑर्गेनाइजिंग की 3 थ्योरीज है। क्या है ऑर्गेनाइजिंग की 3 थ्योरीज, एक क्लासिकल है, दूसरी न्यू क्लासिकल है, और फिर मॉडर्न। देखो क्लासिकल में क्या है, तो क्लासिकल में ये था कि जो आदमी मानते थे क्लासिकल वाले, वे ये मानते थे कि बस है ना आदमियों की फिजिकल और इकोनॉमिक्स नीड पूरी होनी चाहिए, समझ में आ गया। केवल फिजिकल
और इकोनॉमिक का मतलब वो थोड़े बहुत पैसे हो जाए, और फिजिकल का इसका मतलब है कि वो हाँ ठीक है, मतलब रोटी कपड़ा मकान इस तरह, समझ में आ गया। तो ये 3 आदमियों से मिलकर बनाया गया था यह थ्योरी, वो था F.W. टेलर, हेनरी फोयल और मैक्स वेबर, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्लासिकल ट्रेडिशनल थ्योरी थी ये किसके मतलब किसने दी थी, किससे मिलकर बनी हुई है, इसमें क्या चीज़ थी, इसमें फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स थे, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आप कर सकते हो, इतना तो टाइम निकाल सकते हो भाई, है ना। अपने एफर्ट्स में तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, और दूसरों का तो हमें क्या करना, मतलब हम क्या ही कर सकते हैं दूसरों के उसमें। अब देखो नियो क्लासिकल में क्या है, ये दोनों चीज़ तो होनी ही चाहिए साथ में, जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जॉब यार मतलब हाँ ठीक है, ये जॉब कोई ये नहीं है कि मतलब कोई बीटेक कर रहा है और उसने कितना पीएन की नौकरी मिलने लग रही है, समझ पा गया। फिर कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर एडवांसमेंट का मतलब है कि ये नहीं है कि वो मतलब एक तरह से एसोसिएट रह गया था तो वो पूरी जिंदगी एसोसिएट रह रहा होगा, समझ पा गया। ज़्यादा हरियाणवी तो नहीं निकल गई, तो भाई थोड़े गुस्से में मेरे पे हरियाणवी निकल आ रहा है, तो इस कारण थोड़ा भैया कर दियो, है ना, या कुछ ना समझ वहाँ कॉमेंट कर दियो। तो देखो न्यू क्लासिकल में क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए और कैरियर एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, समझ में आ गया। ये दोनों ये चारों चीज़ होगी तो ये क्या है न्यू क्लासिकल। मॉडर्न थ्योरी क्या है कि जो कंपनी है वो एक मॉडल या एक सिस्टम लेकर आवे, है ना, काम करने का तरीका, कि वो ना जैसे जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं या मतलब ठीक है जो गवर्नमेंट वे हैं, तो वे अलग अलग मॉडल देखती है कि इस मॉडल से क्या कंपनी ग्रो हो रही है या इस मॉडल से हो रही है, तो वो अलग अलग मॉडल मतलब क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है। अब तीसरा आ गया स्टाफिंग। स्टाफ स्टाफ देखो जैसे एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, तो स्टाफ का मतलब होता है कि आदमियों को रिक्रूट करना, समझ में आ गया। तो स्टाफिंग का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है रिक्रूटिंग, इवेलुएटिंग और हायरिंग एम्प्लॉयज, है ना, कि आदमियों को नौकरी पर रखना, कि एक अप्रोप्रिएट स्किल हो एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। अप्रोप्रिएट स्किल का मतलब है जैसे कर रखा है तो उसके लिए टाइपिंग, है ना, तो इसलिए इस तरह जो एक स्पेसिफिक पोजीशन है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट स्किल हो, तो उसी के रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं, स्टाफिंग क्या कहते हैं, स्टाफिंग। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो इसके जो स्टेप्स हैं वे 10 हैं। कौन कौन से? पहले है मैन पावर हायरिंग। मैन पावर हायरिंग पहले आपने प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। देखो सदा पहले आपने क्या करना पड़ेगा, मैन पावर ये देखने पड़ेंगे कितने आदमियों की जरूरत है ना, कि 10 आदमियों की जरूरत है, 12 आदमियों की जरूरत है, कितने आदमियों की जरूरत है। तो पहले मैन पावर, फिर रिक्रूटमेंट। आपने फिर देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट का आप कौन सा ऑप्शन लोगे, आप गेट ओपन करोगे या आप कैंपस रिक्रूटमेंट करोगे या आप एजेंसीज लोगे। गेट का मतलब है कि सभी के लिए खुला है, समझ पाया, कोई आए किसी टाइम भी इंटरव्यू दे के जाए। दूसरा है कैंपस रिक्रूटमेंट, की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कैंपस नहीं लगता, वहाँ से सीधी जो कंपनीज है वो ले जाती हैं। तीसरा हो गया एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, तो वो उस कंपनी को सजेस्ट कर देती है कि ये जो एस्पिरेंट है ये अच्छे हैं, आप देखो। फिर ये कंपनी के ऊपर होता है वो किसको सेलेक्ट करती है किसको नहीं। अब तीसरा है सिलेक्शन। फिर क्या है, रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद सिलेक्शन कर दिया बच्चों का, है ना, कि ये बच्चे हैं, इनका रिजल्ट या जो भी उनका प्रोसेस होता है उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या की, प्लेसमेंट। क्या की, प्लेसमेंट, मतलब इतना जॉब आपने इतना मिलेगा, इतना वो जो भी है ना, इतना पैकेज लगा। उसके बाद क्या है, जो वो काम करेगा उसकी ट्रेनिंग, समझ में आ गया। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, वो डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट होने के बाद उसका प्रमोशन, समझ में आ गया। प्रमोशन के बाद जैसे प्रमोशन होने के बाद फिर उसका ट्रांसफ़र, अगर वो वहाँ पे अच्छा कर रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी जरूरत है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर ट्रांसफ़र का मतलब है कि और भी अच्छे पद पर लेकर जाऊँ उसने, या मतलब एक कोई अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें उसका स्किल की जरूरत है तो वहाँ पे लेके जाऊँ। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब है कि
चाहे तो उसने रिवॉर्ड देवे या फिर और भी जो है प्रशंसा के रूप में होया अगर अप्रेजल, तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, कार गिफ्ट कर दी या बाइक दे दी, है ना, जिससे कि वो जो क्या नाम है एस्पिरेंट वो या एम्प्लॉय खुश हो, वो कंपनी के लिए और फायदा दे। अगला है डेटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन, एक तरह से पुरस्कार है, या मतलब रिम्यूनरेशन का होता है उसकी ख्याति, है ना। अब देखो डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब बता दिया था निर्देश, निर्देश आना, समझ में आ गया। तो जो प्रोसेस है रीडिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग या मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज अचीव करना गोल्स, किसके लिए, अचीव द गोल्स, अचीव करने के लिए निर्देश देना, या फिर जो उस पर सुपरवाइजिंग करना, या फिर अगर एम्प्लॉय थोड़ा डिमोटिवेट है उसको मोटिवेट करना कि वो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करे, समझ में आ गया। तो ये है सारे डायरेक्टिंग। क्या होती है डायरेक्टिंग का मतलब, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं डायरेक्टिंग के, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक ही आदमी हो, समझ में आया, जो एक इंसान हो जो निर्देश देता हो, ये नहीं है कि चार आदमी हैं और चारों आदमी अलग अलग चीज कहने लग रहे हैं, तो फिर वो क्या हो गया, वो उस एम्प्लॉय के ऊपर बिन खाम की क्या है, बिन खाम की नहीं, बिन वजह की एक तरह से कंफ्यूजन हो जाएगी यार, वो काम नहीं कर पाएगा, समझ में आएगा। फिर है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स, कि मतलब एक अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए उसमें, ये नहीं है मतलब किसी ना कुछ भी निर्देश दे दिया और भाई पूरा कर, जैसे बाइजू में होया था, इतने बड़े बड़े वो कौन वो दे दिए कि भाई इतना करना ही है ना। फिर तीसरा है कम्युनिकेशन, कि जो इसने निर्देश दिया है और जिसने तय दिया है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता रहे, समझ में आएगा। ये नहीं है कि उसने निर्देश दे दिया और उसके बाद बेरा ही नहीं वो ठीक भी होने लग रहा, ना होने लग रहा, ना बोलना ना चलना, समझ में आ गया। बहुत सारे HR इस तरह करे हैं, या बहुत सारे जो हेड होते हैं कंपनी के, है ना, तो इससे वो है अच्छा, मतलब कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अब सब कुछ हो गया, उसको वो भी दे दिया, कम्युनिकेशन भी होगी, अब कॉम्प्लाई करे, वो कॉम्प्लाई का मतलब है मानेगा, मतलब अब जो उसने डायरेक्शन दी है उस काम को करेगा, है ना। फिर हम मोटिवेशन, अगर मान लिया वो उस काम को नहीं कर पाया और डिमोटिवेट हो गया तो उसको मोटिवेट करो। फिर है ये रीडरशिप, तो रीडरशिप क्वालिटी तो होनी चाहिए जिसने निर्देश देना है, अगर वो ऐसा है उसका प्रभावशाली वो नहीं है, मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा, समझ में आया, वो कैसे निर्देश दे पाएगा, और कैसा अगला आदमी उसको सीरियस होकर मानेगा, ये या फिर कम्युनिकेशन होगा उसके बीच में, है ना। तो फिर अगला है फॉलो थ्रू, कि फिर उसमें तो फॉलो थ्रू हो कि मतलब इसने काम ठीक तरीका करा है या नहीं करा है, समझ में आया। अगर नहीं करा है तो थोड़ा बहुत उस पर फीडबैक दे उसको, समझ में आ गई ये चीज़। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में, निर्देश में ये सारी चीज़, तो आप ये देख पा रहे हो कि 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 चीज़ हैं जो क्या है इसकी प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के। तो अब देखो, अब आगे है कंट्रोलिंग। क्या है कंट्रोलिंग, कंट्रोल का सभी को पता होगा, ये प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस इवेलुएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस ना, continuously evaluating actual performances or take corrective actions if necessary to match the actual performance with the planned performance। देखो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, कंट्रोल रखना, है ना। जैसे जो हेड होते हैं कंपनी के, पता जो आपका ये क्या नाम है जो एग्ज़ाम है, एक तरह से आपको मालिक बनाएगा वहाँ पे, समझ में आ गया। आपके हाथ में बहुत सारी पावर्स होंगी, इस कारण आपके सिलेबस में ये जोड़ा गया है कि आपको ये चीज़ पता हो कि तो कोई आड़ू उड़ू उधर लग गएंगे यार, जब भी तुम पेपर लीक करवा के ना लगाने लग रहे हो, है ना, तो उड़ा आड़ूए लग गएंगे वे, उन्होंने कदे बढ़िया तरह तैयारी तो करी नहीं, बढ़िया तरह पढ़े तो है नहीं, बस रुपया उधर है, रुपये तो क्या कर लोगे। किसी आदमी तो ये भी तो लीडरशिप भी तो होनी चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए, नू थोड़ी ना खज्जे जा जेलस रह जावे, समझ में आया। तो भाई वैसे सरकार तो चाहे इसे आदमी आवे फद्दू फद्दू है जो उनके एक बात पे कुछ भी करके खड़े हो जाए। अब देखो कंट्रोलिंग,
कॉन्टिन्यूसली इवेलुएटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंसेज और करेक्टिव एक्शंस रहे है। मतलब क्या कह रखा है, जैसे कोई भी कार्य हुआ उसने इवेलुएट करे है ना, और फिर उस पर करेक्टिव एक्शंस ले हुए। अगर मान लिया उसने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था वो कम आया है जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था। कैसे, एक एग्जांपल है, जैसे कंपनी ना मानना कि है ना वो एक साल में 100 गाड़ियां बना देगी है ना, लेकिन उस पर 11 महीने में केवल 60 क्या ली गई, 60 कार ही बनी। तो अब रह गया बस एक महीना, तो 11 महीने में उसने 60 कार बनाई है, तो वो एक महीने में 40 कार कैसे बना देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बना देगी, 70 हो जाएगी। फिर भी तो ये 30 का गैप फिल करना है ना। तो इस टाइम पे उसने पहले कंट्रोलिंग करना था है ना, कि वो जो इसमें जो मैन्युफैक्चर होने लग रहा है वो कम स्पीड तो होने लग रहा है, स्पीड बढ़ानी थी। समझ में आ गया। तो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये इसके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोलिंग की, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा और चलता जाएगा। जितने साल भी आप इस पद पर रहोगे तो आपका तो ये काम रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। क्यों यार, कमी का थोड़ी ना पता लगता है कि कमी कब आ जाए है ना, उसके ऊपर फिर वो इवेलुएट तक करना पड़ा है। समझ पाएंगे सभी को। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लुकिंग का है कि पहले क्या गलती आती थी, बाद में क्या आती थी। फिर कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और इंटीग्रेट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा इसमें, है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग है इसमें। आपने फीडबैक भी देना पड़ेगा, आपने ये भी इवेलुएट करना पड़ेगा कि ठीक तरीका हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में क्या। तो ये कंट्रोलिंग, ये हो गया हमारा पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट, जो भी इसमें था। अब दूसरा है जॉब एनालिसिस। क्या है जॉब एनालिसिस, तो जो अब तक बना रह रहा है इसका मतलब वो थोड़ा सीरियस है भाई। वो एक मतलब एक तरीका वो भगवान ते भी दुखी है, भगवान ते भी दुखी है, लेकिन वो अपने जो स्थिति है उसको अच्छा करना चाहता है कि उसके फादर ने इतना इतना संघर्ष करा यार, वो चाहे कि अगर उनके बच्चों को थोड़ा कम करना पड़े, और अपने माता पिता जो इतना मेहनत करी है उनका भी कर्ज उतार पाए। वैसे माँ बाप का तो कौन नहीं उतार पाता है। अब देखो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस गैदरिंग और एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब एज वेल एज द दे परफॉर्म्ड। तो क्या है जॉब एनालिसिस प्रोसेस है क्या कि गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब की, है ना, कि इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, समझ में आएगा, और इस जॉब में क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस का सभी को पता लग गया। क्या पहला तो है कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कि वो उसने टाइपिंग आती हो या क्या चीज़ आती हो। दूसरा है कि उसने क्या जॉब में परफॉर्म करना है, उसने टाइप करना है, उसने क्या चीज़ करनी है, समझ में आ गया। उसने फील्ड में जाना है या डेस्क जॉब है, क्या जॉब है ना। तो ये दोनों चीज़ों का ही क्या कहते हैं जॉब एनालिसिस। अब यूजेस क्या है इसके यूजेस क्या हैं, तो इसके 7 यूजेस है। पहले क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। अब जॉब एनालिसिस नहीं होगी तो ये थोड़ी ना पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कैसा बनेगा, समझ में आएगा। पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में किस किस की ज़रूरत है, तो जॉब एनालिसिस की ज़रूरी है, समझ में आया। क्योंकि जब भी पता लगेगा कि कौन सी जॉब चाहिए, है ना, और उसके लिए आदमी के लिए मतलब आदमी में कौन सी क्वालिटी चाहिए, कुछ ज़्यादा अटकन रहा क्या, सभी को समझ में आएगा। फिर एक्विजिशन ऑफ पर्सनल, समझ में आएगा। एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन का मतलब है उनको रिक्रूट करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट। तो पहले क्या है प्लानिंग करनी है किसकी, रिक्रूटमेंट की, फिर सिलेक्शन देना है, फिर उनकी जान पहचान करवानी है, ओरिएंटेशन, फिर प्लेसमेंट देना है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये जॉब एनालिसिस में ज़रूरी है। फिर अगला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब उसका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए,
कैरियर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना अगर वो एसोसिएट है तो एसोसिएट रहेगा, कदे वो एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा या एक तरह से और भी बड़े जो हैं वहाँ तक नहीं जाएगा। फिर है ट्रेनिंग, क्या है ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना एसोसिएट आया था तो एक का स्किल पर रख देंगे उसने, फिर उसका क्या होगा डेवलपमेंट, है ना। अब आगे देखो जॉब इवेलुएशन एंड कंपनसेशन, मतलब अब जॉब की इवेलुएशन करनी पड़ेगी और कंपनसेशन का मतलब है भुगतान करना पड़ेगा अगर कुछ कमी रहती है उसमें। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर वो परफॉर्म अच्छा करता है तो अप्रेजल करना पड़ेगा, बाइक दे दी, सैलरी बढ़ा दी या गाड़ी दे दी। फिर सेफ्टी और हेल्थ, उसका सेफ्टी और हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो हमें उसकी एक ऐसी जॉब कर रहे हैं मतलब करवा रहे हैं कि जहाँ पर उसके हेल्थ का कुछ पता नहीं है, समझ में आ गया, उसकी सेफ्टी का नहीं पता, किस टाइम उसका हाथ कट जाए, किस टाइम क्या कुछ हो जाए, समझ में आ गया। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। फिर है एम्प्लॉय काउंसलिंग, कि एम्प्लॉय की काउंसलिंग करना कि एम्प्लॉय ठीक है या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कुछ है, समझ में आया? तो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब जॉब एनालिसिस के अब प्रोसेस क्या है, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा है। अगर मान लिया एक बार में ना आया समझ में तो दोबारा देख लो वीडियो को, 2x में देख लो, समझ में आ रही है। जॉब यूजेस क्या है जॉब एनालिसिस के, तो रिक्रूट और सिलेक्शन में है इसके, समझ में आ गया। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कि आपने जो भी पोर्टल खोल रहा है उस पर इंफॉर्मेशन आएगी कि ये एस्पिरेंट है जो नौकरी लेना चाहते हैं, उसकी क्या हो जाएगी कलेक्शन। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद क्या होगी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। सभी को समझ में आ गया। अब है जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में या दो टाइप्स का कह सकते हैं, आप कुछ भी कहो। वो है जॉब डिस्क्रिप्शन और है एक जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कैसी होगी जॉब, कैसी होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है क्या चाहिए। हम पहले पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें क्या चीज़ होगी। तो जॉब टाइटल होता है कि क्लर्क है, इंस्पेक्टर है, या और भी बहुत सारे हैं कि जो डाटा एनालिस्ट है, या मतलब समझ में आ रहा है। तो जॉब टाइटल, फिर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका क्या काम है और उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। वर्किंग कंडीशन कि उसका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे एसी नहीं है या मतलब ऐसा है कि इतनी गर्मी है कि आदमी पसीना में नहा लिया, समझ में आ गया। तो ऐसे में वो काम थोड़ी ना कर पाएगा। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर था कि उसको कंपनी टूल्स देगी, सॉफ्टवेयर देगी, या उसको खुद लेके आना पड़ेगा, क्या कुछ चीज़ है। तो ये होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, समझ में आ गया। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आईक्यू मतलब उस तबीरा लग जाएगा उसने कि आदमी कैसा है ना, कि इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज है भी या नुए पी से बरका लाग गया। काश ये सरकारी में भी होता, लेकिन क्या कर सकें हैं, सब्जेक्ट पढ़ा दिया एथिक्स, इवन नए आदमी के खुद एथिक्स को नहीं है। जर्नल इन करेक्टरिस्टिक्स है ना, कि उसकी जर्नल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उसने कितनी कंपनी बदली है पिछले साल, और पिछले कंपनियों में भी उसका कैसा क्या रवैया था, है ना। ये सारी चीज़ क्या किस में आती है, जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। अब है जॉब चेंज, किस में है, जॉब चेंज में। जॉब चेंज भी दो अलग अलग होती है। जॉब चेंज का मतलब ये नहीं होता है कंपनी से दूसरी में चला जाना, है ना। तो मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर को क्या कहते हैं, जॉब चेंज, समझ में आया। मोबिलिटी का मतलब होता है गति। अब देखो इंटरनल मोबिलिटी होती है और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो इंटरनल का मतलब है कंपनी इनसाइड, जैसे ट्रांसफर कर दे, मान लिया वो पहले फाइनेंस में था, टेक्निकल में डाल दिया या कस्टमर में डाल दिया। दूसरा प्रमोशन कर दिया, पहले वो एसोसिएट था फिर मैनेजर बना दिया, या डिमोशन कर दिया, क्या पहले वो मैनेजर था और उसने गलत काम कर दिए, मतलब या वो कंपनी के खातिर फायदे में नहीं रहा तो वो एसोसिएट बना दिया, समझ में आ गया। अब आगे देखो एक्सटर्नल मोबिलिटी। एक्सटर्नल मोबिलिटी में क्या होता है, जैसे कंपनी चेंज कर दी, मान लिया उस कंपनी में है अच्छा नहीं लगा, या मतलब वहाँ पे कोई वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं थी,
दूसरा है रेजिग्नेशन, कि उसने खुद दे दिया अपना। रिटायरमेंट, मान लिया उसकी 60 साल तो ऊपर उम्र होगी, ये वो नु का है मजे जूंगा इतने रुपये कमाए। फिर है टर्मिनेशन, या कंपनी ने निकाल दिया, ये वो बेरोजगार हो गया, ये वो लिंक्डइन पर घूमेगा। मैंने तो कभी आया नहीं भाई चलाने लिंक्डइन, मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्यों करके है। अब देखो रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब है रिक्रूटमेंट का तो सभी को पता होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब है एक्टिवली सर्चिंग और अट्रैक्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असेसमेंट पर्पज। रिक्रूटमेंट का मतलब है ये हुआ है कि पहले आदमी आ होता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, फिर बाद में देखें उसने निकालना क्यों करके है ना, कौन आदमी हमने रखना है। पहले संख्या में आए तो ज़्यादा। दूसरा है ना, अब है इसमें टाइप्स या फैक्टर्स, क्या है रिक्रूटमेंट के टाइप्स या फैक्टर्स। तो पहले एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि वो किस में अपना मतलब ये करेगा कि आदमियों को पता लगना चाहिए। टीवी में करेगा, पेपर में करेगा, या डिजिटल मेथड से तय करेगा, समझ में आ गया। या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कि वो पब्लिक या प्राइवेट तक है कि हमें ये आदमी चाहिए, इसके लिए यह स्किल है, समझ में आ गया। जॉब एनालिसिस के लिए, जॉब एनालिसिस नहीं था उसके अनुसार इसको दे देगा डाटा। ये फिर इनकी बढ़क है। फिर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, कि यूनिवर्सिटी में जाए और वहाँ पर करे। फिर है डेप्यूटेशन, क्या है डेप्यूटेशन, रिक्रूटमेंट की जो टाइप है वो डेप्यूटेशन है, मतलब बिल्कुल ही फील्ड बदल दी। मान लिया वो फाइनेंस में था और किसी चीज़ में डाल दिया। या एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, कि मान लिया किसी का भाई बहन या कोई उस कंपनी में काम करती थी और उसने रेकमेंड कर दिया कि ये है मेरा भाई है या मेरा कज़न है या जो भी कुछ है, ये बहुत अच्छा है, इसने यह स्किल आवा है, तो इसको कंपनी उसमें रख लो, तो कंपनी रख लेती है। अब वो अगर वो बंदा कुछ भी गलत करता है तो उस एम्प्लॉय के ऊपर आती है जिसने रेकमेंड करा था। अगर आया लेबर यूनियंस, तो लेबर यूनियंस क्या है, जैसे गांव देहात में तो लेबर्स ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन शहर शुरू हो गए तो वहाँ पर लेबर्स के लिए, लेबर यूनियन होती है, समझ में आ गया। तो चालू होगी हाँ, तो लेबर यूनियंस होती है। तो जैसे कोई भी घर बनवाना है या कोई भी कुछ भी चीज़ है, समझ में आ गया। एक है गेट हायरिंग, कि ओपन है कि किसी भी टाइम आओ, इंटरव्यू दो और नौकरी पाओ। अब देखो लीडरशिप, देखो लीडरशिप आपने बहुत बार सुन रखी होगी। लीडरशिप क्या है, इन्फ्लुएंसिंग करना या सपोर्टिंग अदर्स, कि वो वर्क करे एंथुसियास्टिकली अचीव करना गोल, समझ में आ गया। बहुत सारे लीडर्स नहीं होते, जैसे विवेक बिंद्रा जैसे हो गए। विवेक बिंद्रा तो फिर भी उसकी तो नेगेटिव वो हो रही है, वो मेरे दोस्त ने भी बताई थी यार, वो करता है ऐसा काम। अब देखो लीडरशिप का मतलब होगा कि वो आदमियों को बरगला ले, या मतलब इस तरह कर दे, इतना मोटिवेट कर दे कि वो आदमी अपनी हद पार कर दे उस काम के लिए, समझ में आ गया। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो अगर बहुत सारे हैं उनका अलग अलग डायलॉग है, आसान है ना, या बाउंस बैक, और इतने नाच देंगे आड़े दूसरे आदमी के, चलो कहनी नहीं चाहिए आड़े ना, बन काम में तो मुँह के कुछ ना कुछ उल्टे कमेंट कर दोगे। अब देखो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, थ्योरीज क्या है लीडरशिप की। तो पहले ये ट्रेट और ग्रेट मैन थ्योरी है ना। तो वो इसमें क्या है, ट्रेट का मतलब होता है पहले से जन्मजात, ग्रेट मैन थ्योरी, इसमें ग्रेट मैन थ्योरी का मतलब है कि वो जन्मते एक लीडर की क्वालिटी थी उसमें, है ना। बहुत सारे मानते हैं कि जैसे ये जो है ये पहले से ही है, इसमें नेता वाले गुण या उस वाले गुण सभी को समझ में आ गया। तो भाई जो यहाँ तक आ रहा है ना, एक कमेंट तक रह दो बेरा लाए जमन कि पढ़ने वाले बालक भी हैं, रपी देने वाले कौन है। अब देखो बिहेवियर थ्योरी इसमें क्या लीडरशिप है, वो रिजल्ट है बिहेवियर और जो एक्ट है एक पर्सन का, समझ में आ गया। कि बिहेवियर और उससे जो रिजल्ट है उसका वो है लीडरशिप। तो इसमें इसमें भी बहुत सारी थ्योरी है। इसमें आपने ये याद रखना है किसने दी थी, समझ में आ गया। जैसे पावर ओरिएंटेशन ना, पावर ओरिएंटेड मतलब अथॉरिटी दे दी एक है ना,
कि तेरे तो यह अथॉरिटी है, जैसे पुलिस वालों को नहीं दे देते कि जाओ उसने पकड़ करेगा, तो उन तय वारंट दिया है ना, कि वारंट तो क्या हो जाए, उसने अथॉरिटी मिल जाए है। समझ में आ गया। दूसरा फ्री रेन। क्या फ्री रेन? फ्री रेन किसने दी थी? मतलब फ्री रेन को और भी क्या कहते हैं? रेसेक फेयर लीडरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, रेसेक फेयर लीडरशिप। मतलब सभी को पावर बांट दी। जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर की कोई पावर नहीं होती, मैनेजर सभी में बांट देता है। मैनेजर की कोई भड़क नहीं होती। मैनेजर को तो फिर क्या है, बस रिजल्ट चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है। फिर लीडरशिप एज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की लीडरशिप है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये दोनों तमिल का बनी ओड है। ये किसने दी थी? टेनेनबाउम और स्चिमिड को, जैसे अजीब अजीब नाम है। अब देखो रेंसिस रिकॉर्ड्स सिस्टम, मतलब अपना अपना काम करना। समझ में आया। फिर मैनेजियर ग्रिड, ये दिया था ब्लैक और माउंटेन। फिर 3D जो थ्योरी दी थी वो रेडिन्स ने। तो इसमें तो नाम आ सका है, जैसे ब्लैक और माउंट आ गया, रेडिन आ गया, या टेनेन बग गया, सच्ची मिड आ गया, या फिर ऊपर आ गया यो रेजैक फेयर लीडरशिप। तो कुछ ना कुछ हिस्सा देगा ना, पूछ सका या मतलब किसने दी थी, या जो ये थोड़ा पेपर मुश्किल बनाना हो तो इसमें तो कौन सा गलत है। समझ में आ गया। तीसरी है सिचुएशनल और कॉन्टीजेंसी थ्योरी। इसमें है फीडरल्स। सिचुएशनल या कॉन्टीजेंसी का मतलब है सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिचुएशन के ऊपर, है ना। या कॉन्टीजेंसी मतलब उसी टाइम पर उसका वो हो जाए कि ये इस सिचुएशन में ये अच्छा लीडर बनता है। जैसे फौज वाला है, तो फौज का जो कमांडर होता है वो राजनीति में क्या पता इतना सफल ना हो, या जैसे जो पॉलिटिकल लीडर हो गए वो फौज में जाओ मैं और वहाँ पे इतने ना वो हो पावे। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है वो फौज में जाकर कमांड देगा तो बहुत सारे आदमी मतलब बहुत क्या कोई सीरियस लेगा नहीं, है ना। लेकिन लीडर्स में जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनमें ऐसी क्वालिटी होती है वे बरकरार रहते हैं। सामान्य आदमी अपना नुकसान करके खड़े हो जाए हैं, जबकि लीडर के ऊपर कुछ नहीं आता। तो इसमें है फिडरल्स मॉडल। दूसरा है हार्से ब्लैंकार्ड्स मॉडल, जो जिसमें कहते हैं कि लाइफ साइकिल थ्योरी है लीडरशिप की, कि पूरे जिंदगी लीडरशिप चलती रहती है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, है ना। जैसे घर संभालना हो तो उसके खातिर भी तो लीडरशिप चाहिए। एक है पाथ गोल मॉडल, ये रॉबर्ट हाउस ने दिया था। तो इसमें ये नाम इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अगला है सिस्टम थ्योरी। क्या है? सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है? कलेक्टिव फॉर्म ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो कलेक्टिव फॉर्म है लीडरशिप की जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है एम्प्लॉयज के उसके। तो इतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर आ गया मोटिवेशन, बहुत मतलब सौता बड़ा चैप्टर मैंने मोटिवेशन लग गया इसमें। इतनी थ्योरीज हैं लेकिन सारी थ्योरीज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने बस ये समझना है इसमें क्या चीज़ है ना। तो अब देखो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो अकाउंट्स करता है एक डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव ए डिजायर्ड गोल्स। समझ में आ गया कि एक डिग्री है जिस तक कि वो, जैसे कोई भी डीमोटिवेट होता है आप मोटिवेट करते हो तो वो एक गोल है उसको अचीव कर देता है। समझ में आ गया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोटिवेशन। अब इसमें थ्योरीज अलग अलग है तो वो आपने देखनी है। समझ में आ गया। पहली थ्योरी है मैस्लो नीड हायरार्की। इसमें हायरार्की का मतलब वो है एक तरह से रैंकिंग। समझ में आ गया। तो जो ये थे मैस्लो, इसने पहले पर रखा फिजियोलॉजिकल मतलब कपड़ा रोटी मकान, है ना। दूसरा फिर सिक्योरिटी, कि जैसे अगर आदमी ना ये तीनों चीज़ या फिजियोलॉजिकल अगर मिल गया तो वो फिर देखा सिक्योरिटी कि यार मैं मेरी नौकरी है ये परमानेंट है या नहीं है। ये तो थोड़ी ना है कि मतलब किसी दिन निकाल दे और फिर घर का क्या होगा। समझ में आ गया। फिर है सोशल नीड्स। क्या है? फिर सोशल नीड्स कि सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं उसकी, सामाजिक ज़रूरतें। और फिर है एस्टीम का मतलब होता है पहचान बनाना, है ना, कि उसकी थोड़ी समाज में भी पहचान है, थोड़ी इज्जत है। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब क्या करना है जीवन में, जैसे पहचान भी होगी। फिर जीवन में एक बार एक ऐसा दौर आता है कि यार मैं ठीक कर नहीं लग रहा हूँ, क्या मैं इसी क्या खातर बना था।
या फिर अगर वो कि गरीबों की सहायता या फिर और ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो जो सोचा है इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा, आवाज़ भी सही आ रही होगी, है ना। तो वही सही तरह रिकॉर्ड होती पा जाइए ना तो यार, बार बार थोड़ी ना एक एक घंटे की रिकॉर्ड हो यार। देखो, फ्रेडरिक हर्बर्ज टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक हर्बर्ज ने। इसमें क्या है, दो है, क्या है, एक हाइजीनिक फैक्टर, एक मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन, हाइजीन समझ में आ रहा है? हाइजीन का मतलब क्या है कि सुपरवाइजर के साथ रिलेशन कैसे हैं, कि सुपरवाइजर तो डोन नहीं बन गया वो, गाली देगा बोलता हो सारी आन, जैसे भाई जूम होया था। फिर पियर्स जो उसके कलीग्स हैं, वो ये तो ना मानते हो ये निकम्मा है, गाली निकल जाती, मतलब ये एक निकम्मा है, ये कभी गधा है ना। सुबॉर्डिनेट्स हैं, वो इज्जत ना करते हो। सैलरी है, वो आगे दी मतलब नू है कि घर के 2 रुपये में लाकर ना उसमें समोसा आता हो। फिर जॉब सिक्योरिटी की है, यह तो ना है कि फ़ोन करके ना और या ईमेल डाल दी भाई तेरी नौकरी गई, जैसे एक फन अकेडमी करा है। पर्सनल लाइफ है कि पर्सनल लाइफ तो नहीं है कि जैसे बेंगलोर में होने लग रहा वहाँ पे कि पर्सनल लाइफ तो कभी वहाँ पे मर्डर ना, मर्डर कैमल लाग रहा है, क्या नाम है, डाइवोर्सिटी है बेंगलोर। फिर वर्किंग कंडीशन किसी है कि दिहाड़े ऐसा तो नहीं है कि किसी टाइम है बम वो हो जावे या कुछ और वो हो जावे, है ना। या मतलब एक तरह से वर्किंग कंडीशन का ये मतलब एसी ऐसी या पसीना इतना या जो भी चीज़ है ना। फिर स्टेटस रिस्पेक्ट है भी या नहीं है, तो ये सारे हाइजीन में आते हैं। मोटिवेशन में कि अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अचीवमेंट मिला है कि ना, रिकॉग्नाइजेशन की उसने कंपनी में पहचाना है कि उसने बुला कर है और सभी के सामने कि एम्प्लॉय को प्रेज करना कि भाई हाँ आपकी वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये बहुत ही अच्छे एसेट है हमारे, समझ में आया? तो इससे क्या मोटिवेशन आता है उसमें, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है, कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा करवाता है। एडवांसमेंट होगी कि वो आगे और भी मतलब समझ में आया कि वो मतलब अपने आप को और अच्छा बना सके। वर्क इट सेल्फ, ग्रोथ हो उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, समझ में आ गया। अगला है मैक क्लेरेंट्स नीड थ्योरी। इसमें क्या है कि उसको पावर दे दो, समझ में आया? पावर आने के बाद वो अपने आप काम करेगा, वो मोटिवेट होगा, हाँ भाई मेरे हाथ में भी पावर है। अब बहुत सारी कंपनी क्या करती है, वो जो एम्प्लॉय है उसको गधा नकम्मा समझती है, वो उसको अथॉरिटी देती नहीं। इस कारण वो नू सोचा है कि जे कंपनी का आड़ा दिवालिया नहीं करो, मेरे तक ये लेना देना, मैंने तो बस अपना टाइम पास करना है। अब समझ में आएगा? अगर उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो वो उसको काम करने में भी मजा आएगा। एफिलिएशन का मतलब बिलोंगिंगनेस, कि वो उसको अपनापन लगे कंपनी में। जैसे गूगल है, गूगल मतलब इतना अपनापन दिखा दे है, आदमी और किसी कंपनी में बदलने की नहीं सोचता। फिर एक अचीवमेंट मोटिव, कि उसने अगर अचीव किया है कुछ तो उसने दिखाओ, अप्रेज करो उसको, जिसके कारण वो मोटिवेट, हाँ भाई काम करे पास से। ये नहीं है मतलब काम करा मोहन ने और तारीफ करने लग रहे सोहन की। या बहुत सारी जगह क्या है, लड़कियों को वो कर देते हैं, या पर कोई जेंडर वो नहीं है, बहुत जगह होता भी ऐसा। अब देखो अर्क्स थ्योरी किसने दी थी? क्लियंट अल्डरफर, अल्डेफर। अब ये क्या है, एक तरह से मैस्कुलिन हायरार्की से जुड़ी हुई है, मतलब से सिमिलर है, कि जैसी है, मतलब उसका एक तरह से एक्सटेंशन कह सकते हैं। इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस नीड्स, कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी वो है। रिलेटेड नीड्स, इसमें क्या है, सोशल नीड्स और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मतलब अपनापन लेके। तीसरा फिर ग्रोथ नीड्स, प्रमोशन और मनी, कि प्रमोशन भी मिल रहा है, ये नहीं है कि एसोसिएट है तो एसोसिएट रह गया। अगर उसने तुम बढ़ाते जाओगे तो वो काम करने में और ज़्यादा होगा, हाँ भाई कि यार गाड़ी आ गई, अगर और काम करेंगे तो और कुछ आ जाएगा, समझ में आ गया? तो इस तरह या कार गिफ्ट दे दी, या प्रमोशन में मैनेजर बना दिया, या उससे भी ऊपर। फिर है मनी, समझ में आएगा, उसकी सैलरी बढ़ा दी। फिर है वीरूम्स एक्सपेंटेंसी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वरूम,
जो पीपल विल बी मोटिवेटेड टू डू ए टास्क इफ दे फील देयर कंट्रीब्यूशन विल हेल्प द टीम टू अचीव द गोल्स, है ना, कि वो फील करे कि हाँ भाई कि उसने कुछ ना कुछ हेल्प करी है टीम तक अचीव करने के लिए, तभी वो मोटिवेट होगा, है ना। तो अब इसमें क्या चीज़ है, उसने एक फार्मूला भी निकाला था। ये कैसे बनता है, वैल्यू, बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और फोर्स, जिससे वो मोटिवेशन आती है। वैल्यू का मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, समझवा गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है उसमें। फिर एक्सपेक्टेंसी, उससे उम्मीद है। जब इन दोनों, ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो फोर्स, उसमें मोटिवेशन अपने आप आएगा। सभी को समझवा रहा है। फिर आगे है पोर्टर लोयर मॉडल। ये बेस्ड है एफर्ट पे, परफॉर्मेंस पे, रिवार्ड्स पे, सेटिस्फैक्शन पे। तो ये एक्सटेंशन है ब्रूम्स एक्सपेंटेंसी थ्योरी का। अगर है फिर इक्विटी, इक्विटी थ्योरी का मतलब है एफर्ट्स, समझ आ रहा है। मैं ज़्यादा स्पीड से करवाने लग रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने 1 घंटे में करवाने की कही है, तो 1 ही घंटे में होगा ये, तो इस कारण मैं थोड़ी स्पीड में बताने लग रहा हूँ। तो इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी क्या है, इक्विटी को मानो आप एफर्ट्स। तो ये जॉन स्टेक एडम्स ने करा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवॉल्व्स अराउंड द इनपुट और आउटपुट एक पर्सन के, है ना, कि जैसे इसमें 3 चीज़ है। एक है ओवरपेड इक्विटी। ओवरपेड का मतलब क्या है, जैसे उसने एफर्ट लगाए कम, रिजल्ट ज़्यादा आ गया, तो उसमें गिल्ट होगा। वैसे वो दूसरा क्या कहता है, पूरी हवा बढ़ाए रखाएगा, है ना, एक तरह से, हाँ भाई मेरे उस पर, लेकिन उसके मन में होगा यार मतलब इतनी तो मेहनत ना करी थी, है ना। एक अंडरपेड इक्विटी, जिसमें एफर्ट तो ज़्यादा थे, मेहनत वो, लेकिन रिजल्ट है वो बहुत कम आया, समझ गया। तो उसमें मतभेद बन जाएगा, क्या यार मैं इतना नालायक हूँ, है ना, कि मैं काम नहीं कर, मैंने इतनी मेहनत करी यार, मेरे पर फिर भी नहीं हो रहा। जैसे अब है, अब अगर मान लिया वो पेपर इतना का लीक हो रहा है ना, इतना इतने बड़े लेवल पर होया पावा है कि मान लिया 20,000 बालक हैं, उनका ऐसा पेपर लीक हो रहा है कि वो 350 में था 330 रैंक आ रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले बालक हैं वे यार डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना, उसमें मतभेद आ जाएगा कि यार हमने एफर्ट इतने लगाए, रिजल्ट हमारा आया नहीं, और नू नहीं बेरा यार, मतलब सिस्टम है खराब है। तो इक्विटी होगा, अगर इक्विटी जैसे एफर्ट जितने लगाए उतना ही रिजल्ट आया तो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड। अगर आप फिर कैरेट एंड स्टिक, देखो आपने कैरेट एंड स्टिक भी पढ़ रखा होगा। कैरेट का मतलब है अगर वो काम करे तो, मतलब अगर वो अच्छा काम करे तो कैरेट दो, और ना तो फिर स्टिक दो। स्टिक का मतलब क्या है, लठ मारो। तो देखो ये प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब है उस पर दबाव डाल कर, है ना। जैसे डोंकी, डोंकी एक तरह से इसमें यूज कर रखा है एम्प्लॉयज के लिए। यार वो वैसे तक कि मतलब देखो अब कि जैसे डोंकी होता है उसको अगर मूव करवाना है तो उसके आगे कैरेट लटका दो, आपने कई इमेज में देखा होगा, समझ पा गया। या अगर फिर वो ना चल रहा है तो उस ना स्टिक के साथ पीटो, तो ये रिवार्ड है फॉर इज मूवमेंट, समझ आ गया। अगर जैसे अच्छा काम कर रहा है तो सैलरी बढ़ा दो, और ना कर रहा है उसकी सैलरी काट लो, उसको नौकरी से निकाल दो। तो ये क्या रखा है इसमें। अब है डगलस मैकग्रेसर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, समझ आ गया। थ्योरी एक्स है नेगेटिव, थ्योरी वाई है पॉजिटिव। इसमें क्या है, 2 तरह के आदमी है होते हैं, एक एक्स वाले एक वाई वाले। एक्स वाले क्या है, वे काम से बचते हैं, अवॉइड करते हैं, जबकि दो वाई है ना वो वर्किंग इज नेचुरल, जो भी काम कर दिया कह दिया उसने, अगर आता है या नहीं आता वो उस काम को करता है, समझ पा गया, उसको सीखता है। बहुत सारे क्या है काम तब बच्चे जाएंगे एम्प्लॉयज। दूसरा क्या है, अब इस तरह के जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं ना ये कंपनी के लिए घाटा होते हैं, तो इन पर कंट्रोल होना चाहिए। जबकि ये होते हैं सेल्फ डायरेक्शन होती है, समझ में आ गया, ये अपने आप काम करते रहते हैं। वाई वाले इनको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं होती। अब ये क्या है, ये ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जबकि ये सीख करते हैं। और ये जो एक्स वाले होते हैं ना इन वाई वालों को और बिगाड़ देते हैं, समझ में आ गया। वाई वाले भी ये सोचते कि यार ये एक्स वाला काम नहीं करता, और जब भी इनकी मैनेजर इतनी तारीफ करते रहते हैं, ये क्या है सीख करते हैं सिक्योरिटी, है ना। ये जैसे कुछ भी अगर गलत होता है चीज़ तो ये पहले मतलब है कुछ भी अगर इसमें गलत हो सकता है तो ये बचते हैं, ये सीधा मैनेजर से या जो भी है उनसे सीधा कहते हैं कि अगर कुछ भी गलती हुई तो आपके ऊपर है। जबकि ये क्या है, ये गुड डिसीजन ही लेते हैं, है ना। और कुछ भी अगर चीज़ गलत होगी तो ये अपने ऊपर लेके आते हैं उस चीज़ को, वाइडली डिस्पर्स्ड। अब आ गया थ्योरी जेड।
ये किसने दी थी? विलियम आउची ने। विलियम आउची ने जो थ्योरी दी थी उसको क्या कहते हैं? थ्योरी जेड। ये बेस्ड है मतलब ये जो विलियम आउची थे ये अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफीज के ऊपर है ये, मतलब एक तरह से। अब देखो इसमें पहला क्या है, इसमें ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। मोटिवेशन कैसे आएगा? जब ट्रस्ट होगा उस पर, है ना। फिर क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो एम्प्लॉयज़ के। फिर है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि कोई भी काम हो, जैसे मान लिया आपने किसी तरह रिवॉर्ड देना है ना, जो अच्छा काम करे हैं, तो उसमें पूछ लो कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, है ना। ये नहीं है कि उन्होंने इन्वॉल्व ना करो। फिर नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर ना हो, समझवा गया। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। फिर अगर देखो कॉन्टिजेंसी अप्रोच, कॉन्टिजेंसी का मतलब है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो व्हाट मोटिवेट्स पीपल इज देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड सिचुएशन नॉट स्टैटिक। इसमें कॉन्टिजेंसी अप्रोच का मतलब है जैसे कि कोई भी आदमी है, जैसे अब ये 12th फेल आई थी, तो बहुत सारे जो हैं वो इसने देख कर मोटिवेट हो जाएंगे, है ना, कि हमने तो IAS बनना है। तो ये होते कॉन्टिजेंसी अप्रोच, मोटिवेट्स हो जाते इससे। अब है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस क्या होते हैं? एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन होता है दो पार्टीज के, रिजोल्व करना है एक इशू को, कि दोनों एक्सेप्टेबल हो जाए। नेगोशिएशंस का मतलब होता है आपने पढ़ रखा होगा नेगोशिएशंस, है ना। अब इसमें क्या स्टेजेस होती है? पहले होते हैं प्रिपेयर, कि वो पहले प्रिपेयर हो जा, उस तक क्या फ़ायदा होगा, वे क्या एक्सपेक्ट करा है। कॉम्प्रोमाइज मतलब किस लेवल पर जाकर करना है। फिर डिस्कशन, कि प्रेजेंटेशन करें विशेष और आइडियाज़, है ना, कि मतलब हमारी ये विषय या ये आइडियाज़ है। फिर बार्गेन करें, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। चौथा है फिर क्लोजिंग, मतलब उस एग्रीमेंट या सेट कर दिया वो टर्म्स एंड कंडीशन, अब फिर उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये आ गया नेगोशिएशंस, सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगर देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग और रिपोर्टिंग ऑन ए कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब? फाइनेंस तो जुड़ा हो, है ना, कि मॉनिटर करे उसने कि पैसा कहीं खराब तो नहीं जा रहा, कंट्रोल करे, है ना, फिर प्रोटेक्ट करे उसने, रिपोर्ट करे। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो फंक्शन क्या होते हैं फाइनेंस मैनेजर के या फाइनेंस मैनेजमेंट के? तो फोरकास्ट करें, कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अंदेशा लगावें कि मतलब कितनी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। जैसे कोई भी शादी ब्याह होता है तो उसमें लगाते नहीं कि मतलब इतने लाख का हो सकता है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि उसकी प्लानिंग करें, है ना। फिर अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि पैसा आएगा कहाँ से। एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब पैसा जाएगा कहाँ पे। फिर मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी, कि एक कैश होना चाहिए, इतने तो पैसे होने चाहिए, क्या पता किस टाइम कितने रुपए की जरूरत पड़ जाए, है ना। डिविडेंड डिसीजन, तो ये कंपनी से जुड़ा होता है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब जैसे कंपनी में फ़ायदा हुआ तो वो क्या है, उस फायदे को जो उसके लाखों करोड़ जो शेयर होल्डर थे उनमें बांट दे, है ना। तो इवेलुएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के जो जो पैसा गया है उसका इवेलुएशन करें। आठवां क्या है? फाइनेंशियल नेगोशिएशंस। फिर क्या करें? फाइनेंशियल नेगोशिएशंस करें। फिर एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस, जैसे मान लिया 2 लाख का वो था और 1,80,000 खर्च हो गए, 20,000 अब भी बच गए, तो 20,000 कित लगावे, है ना। तो ये प्रॉपर यूज। फिर डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब है ऐसे असाइन करना टास्क, ड्यूटीज, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय टर्म्स टीम्स या डिपार्टमेंट को, है ना। एक तरह से आप कह सकते हो मालिक बनाना है इनको, है ना, उस काम के लिए। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहले क्लैरिफाई करो टास्क को जो आप यू वांट टू डेलीगेट, जो आप उनको देना चाहते हो। पहले तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा टास्क उनको देना चाहते हो। फिर राइट डेलीकेट फॉर द टास्क, है ना, बंदर के हाथ में बंदूक नहीं देनी है, मतलब पता नहीं किसना ख़त्म कर दे, है ना। तो आपने देखना पड़ेगा कि किस काम के लिए कौन सा अच्छा है। फिर कम्युनिकेट थ्योरोली, मतलब ये नहीं है काम दे दिया उसका पूछना नहीं, उसका बार बार पूछो कि कितना काम होया, क्या कमी आ रही है, कितने लेवल तक आप पहुंच चुके हो। फिर मेक श्योर योर डेलीगेट हैज़ नेसेसरी अथॉरिटी,
कि उसके पास नेसेसरी पावर हो। ये नहीं है कि आपने काम बढ़ा दे दिया और उसकी अथॉरिटी दी नहीं है। फिर उसको प्रेज भी दो और फीडबैक एज यू गो, है ना। उसको अगर अच्छा काम किया है तो प्रेज दो, और थोड़ी बहुत कमी रहती है तो फीडबैक दो, है ना। फिर है कम्युनिकेशन, छठा वो है चैप्टर। तो अब तो आगे बहुत छोटे छोटे रह गए, तो जल्दी से देख लेते हैं। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब होता है जो एक स्ट्रक्चर में हो, जैसे ओरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल। इसके 3 पार्ट होते हैं। ओरिजेंटल का क्या मतलब होता है, जैसे बराबरी के मैनेजर है वो दूसरे मैनेजर तक जो कम्युनिकेट करे, या जो भी निर्देश दे, या जो भी कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल में क्या है, एक मैनेजर एसोसिएट तक देगा उससे डिपार्टमेंट के, है ना। मतलब लेवल में डिफरेंस आएगा, समझ में आएगा। एक मालिक से अपने नौकर तक देगा, है ना। डायगोनल का मतलब आ गया जैसे डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, जैसे फाइनेंस का जो मैनेजर है वो एसोसिएट तक निर्देश देगा, या कस्टमर डिपार्टमेंट का मैनेजर एसोसिएट तक है, समझ में आ गया। तो ये जो एग्जांपल है ये इसी कम्युनिकेशन का है, सभी को समझ में आ गया होगा। या एसोसिएट है वो जो फाइनेंस वाला जो एसोसिएट है वो इस मैनेजर तक कुछ मतलब कम्युनिकेट करे, या कुछ चीज़ जो भी है मतलब उन तक जुड़ा हो वो पूछे। अब है इनफॉर्मल, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ किससे तभी कुछ पूछ रहे हैं या कम्युनिकेशन हो जाए। फिर है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल का मतलब वर्बल, वर्बल का मतलब ओरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो। फिर है नॉन वर्बल, जिसमें डायग्राम, पिक्चर, वीडियो, जिसमें बोलना ना हो, है ना लिखना हो, वे जो कम्युनिकेशन होगा उसको नॉन वर्बल कहेंगे। अगला है वर्किंग एंड नेटवर्किंग इन मैनेजमेंट। वर्किंग का क्या मतलब नेटवर्किंग और वर्किंग का क्या मतलब है कि फैलाना जितना हो सका, अपनी जान पहचान बनानी, बिल्ड रिलेशंस, है ना, बिल्डिंग रिलेशंस। इसमें भी क्या टाइप्स हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, एक ऑपरेशनल, एक स्ट्रेटेजिक, एक पर्सनल। ऑपरेशनल क्या है, कंपनी के लेवल पे होता है, कलीग्स और मैनेजर्स के बीच में, समझ में आ गया। स्ट्रेटेजिक जैसे ऑपरेशनल होता है सेम कंपनी में जो कलीग्स हो गया, मैनेजर्स हो गए। स्ट्रेटेजिक का मतलब है जो आपके उसमें नहीं है, मतलब आपकी पहुंच में नहीं है, जैसे फाइनेंस एडवाइजर्स हो गए, या फिर कोई दूसरी कंपनी का टॉप लेवल का ऑफिसर, मतलब कोई भी आदमी हो गया, है ना, उसके साथ नेटवर्क होना जो आपको भविष्य में फ़ायदा दे। अगर आप पर्सनल, पर्सनल का मतलब जो फैमिली या फ्रेंड्स हो गए, है ना। अगला है फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक इवेलुएशन है इंडिविजुअल्स रिगार्ड टू हिज परफॉर्मेंस या हिज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अप्रेजल का मतलब है उसको कुछ ना कुछ उसका अप्रेज करना, फ़ायदा करना, है ना। इसमें ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में क्या है, रैंकिंग, कि उस तरह रैंक दे दी कि यो 10वें नंबर पे है, यो अच्छा है, यो पैर डे यो घटिया है, समझ में आ गया। पेयर्ड कंपैरिजंस, कि 2 आदमी हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो वो बुरा क्यों है, या मतलब उसके इतने अचीवमेंट क्यों नहीं है, क्या कमी रहती है। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग दे दिया, ये ए है, बी है, सी है, समझ में आ गया। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की एक मेथड बना दिया जिसमें फोर्सफुली उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे। चॉइस मेथड हो गया, चेकलिस्ट मेथड हो गया, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड हो गए कि एक इंसिडेंट पे ये कैसे रिएक्ट करता है, समझ में आ गया। ग्राफिक स्केल मेथड हो गया, या ऐसे मेथड की अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग बता दी कि ये इस तरह का आदमी है, समझ में आ रहा है, ये इतना फ़ायदा करता है, या जो भी चीज़ है। फील्ड रिव्यू मेथड, कि फील्ड पे रहते हुए वो क्या काम करता है, कस्टमर तय वो लेना, समझ में आ गया। या फिर उसके जो और भी कलीग्स हैं उनसे एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाती जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, और उनके अनुसार उनको अप्रेजल मिलता है। मॉडर्न मेथड्स हो गए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, जो मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं वो रिव्यू करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को और पिन पॉइंट करते हैं प्रॉब्लम्स को, समझ में आ गया। अब है साइकोलॉजिकल अप्रेजल, जैसे बहुत सारे था क्या है, इमोशनल होते हैं और कई इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ये हो गया। अब 360 डिग्री फीडबैक, इसी क्या एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है जिसमें एम्प्लॉय उसके सुपरवाइजर से, कस्टमर से और जो कलीग्स हैं उससे इंफॉर्मेशन लेता है। एक हो गया असेसमेंट सेंटर मेथड, तो इसमें क्या है
जैसे बास्केटबॉल एक्सरसाइज होगी, रोल प्लेइंग होगी, मतलब उसको एक तरह से समझवा गया। तो एक अलग है उसमें ले जाओ। एक आ गया बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, जिसको बार्स कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कि वो कैसा बिहेवियर करता है, समझ में आ गया। तो ये अलग अलग चीज़ है, ये नए वो हैं। मैं तो भाई ये वो होने वाला है, तो इसको हटा देता हूँ जिससे कम लगे, तो एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो अब देखो 720 डिग्री मेथड, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स के द्वारा और कस्टमर्स हैं जो अलग मतलब जो बाहर के भी हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। फिर अगर है प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, इसमें एक्टिविटी होती है, जैसे पहले तो आइडेंटिफाइंग करना कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, समझ आ गया। ये प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है खरीदना। तो इसमें पहला होता है कि हम आइडेंटिफाई किया करें और प्लानिंग करें कि हमें क्या चाहिए। फिर चूजिंग एंड सेलेक्टिंग सप्लायर्स कि हमें किस कंपनी से लेना है या किस सप्लायर से। फिर नेगोशिएट करना कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। फिर कि मतलब कितने में बेचोगे। प्लेसिंग द फर्स्ट ऑर्डर परचेज। फिर एक्सरेट करना। फिर रिसिप्ट और इंस्पेक्शन करना कि अच्छा माल आया या नहीं आया है। फिर जो पेमेंट को क्लियर करना। फिर मेंटेनिंग रिलेशनशिप और रिकॉर्ड्स, अच्छा अगर माल आता है तो उसके साथ रिलेशनशिप करना, समझ में आ गया। कि आगे भी मतलब उससे अगर माल मंगवाना हो तो। फिर स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस है कि जो स्टॉक लेवल्स अक्रॉस योर रिटेल स्टोर्स में ट्रैक लगाना कि उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ना। अगर है फैसिलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फैसिलिटी का ये मतलब है कि उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है, जैसे इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कोर बिजनेस, है ना। कि मतलब क्या क्या ज़रूरत होगी जिसके से वो जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो बढ़ती जाए, है ना। कि उनके लिए वाटर की हो, एसी की हो, ये सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है डिज़ाइन हो गया, एनालिसिस हो गई, मैनेजमेंट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट करे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जैसे इलेक्ट्रिक पावर होगी, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा हो चुका है, तो एक ही वीडियो में हो जाएगा ये। तो इसी तरह एथिक्स की डालूंगा, वो भी ज़रूर देखना है, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में।